वीडियो की श्रृंखला में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो इसी श्रृंखला में हम आज उपस्थित हैं महत्वपूर्ण विषय बिंदुओं पर चर्चा के लिए। तो आज का जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह है गोखले का विधेयक 1911। तो आइए आज हम आप सभी के समक्ष गोखले विधेयक 1911 से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा प्रस्तुत करेंगे। गोखले महान व्यक्तित्व के धनी थे और हम बात करेंगे 1900 से लेकर लगभग 1920 तक। तो गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इत्यादि ऐसे ही कई नामचीन चेहरे जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, भारतीयों को उनके हक और अधिकार को दिलाने के लिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पटल पर छाए रहते हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि गोखले का जो विधेयक है 1911 में, गोखले ने शिक्षा के संबंध में यानी भारतीयों की शिक्षा के संबंध में किन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अंग्रेजों के समक्ष रखा और उसे मानने के लिए आग्रह भी किया गया। हम देखते हैं कि जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, संस्थापक A.O. हुम हैं, ये अंग्रेज व्यक्ति हैं, और W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। प्रारंभ के 20 वर्षों तक हम कहें तो कांग्रेस जो है वह अंग्रेजी हुकूमत की सहयोगी बनी रही, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में यह भारतीय जनता की प्रतिनिधि संस्था बन गई। क्योंकि सहयोगी इसलिए थी क्योंकि अंग्रेजों की रजामंदी से ही इस संस्था की स्थापना इसलिए हुई थी कि इसमें जो भारतीय प्रतिनिधि रहेंगे अपने अनुसार हम उनसे सेवा प्राप्त करते रहेंगे, परंतु जो भारतीय थे वे भारतीय विरुद्ध नीतियों, भारतीय विरुद्ध बातों से असंतुष्ट होकर धीरे धीरे ये भारतीय जनता की प्रतिनिधि संस्था के रूप में स्थापित हो गई। और उस समय ऐसे ही कुछ नेता थे, बुद्धिजीवी थे जो राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन कर रहे थे, और राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन करते समय उन्होंने यह महसूस किया कि जब तक भारत से अशिक्षा का उन्मूलन नहीं किया जाएगा तब तक भारतीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इस हेतु गोखले आगे आए और विधेयक का निर्माण करते हैं, शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण बातों का प्रस्ताव रखते हैं। ये अस्वीकृत ही हो जाता है, परंतु हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे और देखेंगे। तो ये जो भारतीय नेता थे वे जनसाधारण के शिक्षा पर बल देने लगे और उन्होंने कहा कि जनसाधारण को शिक्षित करने हेतु साक्षरता का प्रसार किया जाए। वुड के घोषणा पत्र और हंटर कमीशन के सुझावों के बाद देश में प्राथमिक शिक्षा की जो स्थिति थी वह थोड़ी बहुत संभली थी, परंतु उस स्थिति से भारत में
जो सभी बच्चे थे वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। यानी यूँ कहें कि वुड और हंटर आयोग के उपरांत भारत में जो शिक्षा की थोड़ी बहुत प्रगति हुई थी, लेकिन भारत में जो जनसंख्या थी उसके सामने यह प्रगति नगण्य थी। तो उस समय जो था देश में जितने भी विद्यालय जाने योग्य लड़के लड़कियां थीं, उनमें से बहुत कम प्रतिशत बच्चे जो थे वो विद्यालयों में जाते थे। तो कई जो विचारक थे, कई जो बुद्धिजीवी थे, तो उन्होंने कहा कि इस प्रगति के उपरांत भी, यानी वुड और हंटर के जो घोषणा पत्र थे, जो आयोग थे, उसके उपरांत भी भारत में 80% बच्चों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मतलब बालिकाओं की शिक्षा जो थी वो तो 0 ही थी, लेकिन बात यहाँ है कि जनसाधारण को शिक्षित करना है और शिक्षा का अशिक्षा का उन्मूलन करना है भारत से। तो जनसाधारण की शिक्षा की इस शोचनीय जो दशा थी उसको समाप्त करने के लिए और देश से अज्ञानता व निरक्षरता को मिटाने के लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य बन गया। इस क्रम में देशभक्त नेताओं ने देश के बालकों को शिक्षित करने के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की प्रस्ताव रखा। तो और इस प्रस्ताव को पुष्टि कराने के लिए निरंतर प्रयत्न चलने लगा। इस संबंध में महाराजा बड़ौदा और गोपाल कृष्ण गोखले ने विशेष प्रयास किए। तो बड़ौदा के महाराज सियाजीराव गायकवाड़ थे। उन्होंने 1893 में एक प्रयोग के रूप में अपनी रियासत के एक तालुके में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित किया। यानी वो अपने सीमा क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया और अपने इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर 1907 में उन्होंने अपनी संपूर्ण रियासत के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के विषय में प्रस्ताव पारित किया गया। तो बड़ौदा नरेश के जो प्रयास थे और जो उनकी सफलताएं थी, तो उनके प्रयत्नों और कांग्रेस के प्रस्ताव से गोखले को प्रेरणा मिली और उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए अपनी आवाज बुलंद की और अंग्रेजों के सामने ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया, महत्वपूर्ण बात कही गई। इस महत्वपूर्ण बात को कहने के लिए गोखले जी का एक बहुत बड़ा दस्तावेज, बहुत बड़ा प्रस्ताव तैयार किया जाता है। उसमें गोखले जी ने अपने विचार से भारतीयों के लिए कैसी शिक्षा होनी चाहिए, ये विस्तृत चर्चा लिखित रूप में प्रस्तुत की। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को विश्वास था कि जब तक किसी देश की जनता अशिक्षित और अज्ञानी रहेगी, तब तक वह देश कोई ठोस प्रगति नहीं कर सकेगा और निश्चय ही वह देश, वहाँ के निवासी जीवन की दौड़ में पीछे रह जाए। तो
उन्होंने अपने इस विश्वास के कारण भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कराने के लिए अथक प्रयास किए। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का समर्थन करते हुए गोखले महोदय ने कहा कि आय का जो सीमित साधन है, ऐसी सीमित साधनों वाली छोटी सी बड़ौदा रियासत जिस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकती है, उस कार्य को भारत सरकार जिसके पास धन की कमी नहीं है, ये क्यों नहीं कर सकती। गोखले केंद्रीय धारा सभा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क घोषित कराने के लिए उन्होंने 19 मार्च 1910 को केंद्रीय धारा सभा में यह प्रस्ताव रख दिया और कहा कि यह सभा सिफारिश करती है कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने के लिए प्रयत्न आरंभ किए जाएं और इस हेतु निश्चित प्रस्तावों का निर्माण करने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग शीघ्र नियुक्त किया जाए। यानी भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य हो, इसके लिए एक आयोग बनाया जाए। ये धारा सभा में गोखले महोदय ने अपना प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव के माध्यम से वे शिक्षा के लिए अंग्रेजों के समक्ष कई सुझाव प्रस्तुत किए, जिसमें पहला था कि उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में 33% बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ 6 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया जाए। इसी संबंध में उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा का जो व्यय है, स्थानीय संस्थाएं और प्रांतीय सरकारें 1:2 में वहन करें। यानी इस तरह का जो व्यय है, प्राथमिक शिक्षा पर जो व्यय है, न स्थानीय संस्थाओं के लिए बोझिल हो, न सरकार के लिए बोझिल हो। इसलिए उन्होंने अपने प्रस्ताव में कहा कि प्राथमिक शिक्षा का व्यय स्थानीय संस्थाएं और प्रांतीय सरकारें 1:2 के रूप में वहन करें। यानी किसी के लिए शिक्षा देने का कार्य यानी प्राथमिक एवं निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य बोझिल न हो। इसी संदर्भ में वे कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के कार्य की देखभाल के लिए एक सचिव नियुक्त किया जाए, जिससे देश के प्रत्येक प्रांत में प्राथमिक शिक्षा सुदृढ़ रूप से विकसित की जाए और जिससे भारतीय लाभान्वित हो। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की योजना बनाने के लिए केंद्रीय सरकार एक अलग विभाग की स्थापना करे। यानी गोखले महोदय का जो मेन उद्देश्य था, वह जनसाधारण को शिक्षित करना था। तो उन्होंने अपने प्रस्ताव में उन सभी तमाम महत्वपूर्ण बातों का प्रस्ताव रखा, सुझाव दिया, जिससे भारतीय जो थे पूर्ण रूप से लाभान्वित हो सके और भारत से अशिक्षा का उन्मूलन हो सके। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार के वार्षिक बजट में शिक्षा की प्रगति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। यानी
भारतीयों की जो शिक्षा थी उसको बजट में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए और उस पर कितना खर्च हो रहा है, भारत में शिक्षा से संबंधित विकास की यात्रा क्या है, इन तमाम बातों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाए। सरकार ने गोखले को तो आश्वासन दिया कि वह इस प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और जहां तक संभव होगा इसके लिए सक्रिय कदम उठाएगी, परंतु सरकार के इस आश्वासन पर गोखले ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया, क्योंकि ये जो प्रस्ताव है, ये जो सुझाव है, वह सिर्फ आश्वासन देने से मूर्त रूप नहीं प्रदान करती। तो इससे पहले कि सरकार इसे अनदेखा करती, गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। सरकार ने आश्वासन देने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया। तो इस उदासीनतापूर्ण और उपेक्षापूर्ण नीति को देखकर गोखले महोदय 16 मार्च 1911 को धारा सभा में अपना प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक प्रस्तुत किया और उन्होंने यह बात समझाने के प्रयास की कि इस विधेयक का उद्देश्य देश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में अनिवार्यता के सिद्धांत को लाना था, यानी सरकार के समक्ष भारतीय शिक्षा को यानी प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य करवाना था। इस हेतु गोखले महोदय जो थे 16 मार्च 1911 को धारा सभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अपने विधेयक को प्रस्तुत करते हुए और गवर्नर जनरल को संबोधित करते हुए गोखले महोदय ने कहा, श्रीमान जी, सारांश में मेरा विधेयक यह है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ करने का यह लघु एवं तुच्छ प्रयास है। गोखले विधेयक 1911 में जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको हम एक के बाद एक करके देखेंगे। तो पहला जो महत्वपूर्ण बात था गोखले महोदय के अनुसार, तो यह था कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के इस अधिनियम को उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया जाए जहां बालकों का एक निश्चित प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहा हो। इस प्रतिशत को निश्चित करने का अधिकार गवर्नर जनरल की परिषद को होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार स्वयं अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को लागू नहीं कर सकती है तो उसे इस कार्य को स्थानीय संस्थाओं के हाथों में छोड़ देना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण बात था वह यह था कि स्थानीय संस्थाओं को यह अधिकार होगा कि वे इस अधिनियम को अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से लागू करें। स्थानीय संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा कर लगा सकती हैं। जहां अनिवार्य शिक्षा की योजना को लागू किया जाए वहां के अभिभावकों के लिए 6 वर्ष से 10 वर्ष तक के बालकों को विद्यालय में भेजना अनिवार्य हो। यदि वे इस नियम का पालन न करें तो उन्हें दंड दिया जाए। ये सभी बातें प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु गोखले महोदय ने कहा।
पहले बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में ही इस अधिनियम को लागू किया जाए, फिर कालांतर में बालिकाओं के लिए भी प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि यदि किसी अभिभावक की आय 10 रुपए से कम हो तो उसके बच्चों को या उसके बच्चों से शिक्षा शुल्क न लिया जाए। इसी क्रम में उन्होंने यह भी कहा कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का व्यय भार स्थानीय संस्थाओं और सरकार द्वारा वहन किया जाए। सरकार संपूर्ण व्यय का कम से कम 2/3 भाग दे। ये तमाम बातें थी गोखले विधेयक 1911 का, जो भारतीयों के शिक्षा से संबंधित थी। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क हो, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यही था। अब हम देखते हैं कि अंग्रेज सरकार ने विधेयक की कैसे अस्वीकृति कर दी। तो विधेयक को धारा सभा में प्रस्तुत करने के बाद जनमत जानने के लिए प्रांतीय सरकारों, स्थानीय संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के पास भेजा गया। 17 मार्च 1912 को धारा सभा में विधेयक पर विचार प्रारंभ हुआ। 2 दिन के विस्तृत, गंभीर और तर्कपूर्ण वाद विवाद के बाद 19 मार्च 1912 को 13 मतों के विरुद्ध 38 मतों से विधेयक को अस्वीकृत कर दिया गया। जहां मालवीय, जिन्ना आदि नेताओं ने विधेयक का समर्थन किया, वहां सरकारी सदस्यों और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों और जमींदारों ने इसका विरोध किया। रियासतों के प्रतिनिधियों और जमींदारों ने अंग्रेजी शासकों को खुश करने के लिए ही विधेयक का विरोध किया। विधेयक का विरोध करते हुए सरकारी प्रवक्ता हरकोर्ट बटलर ने कहा कि अनिवार्य शिक्षा का पौधा पश्चिमी देशों का पौधा है, वह भारत की भूमि पर नहीं पनप सकता। एक बार पुनः कुछ भारतीयों के कारण ही गोखले जी का ये महत्वपूर्ण विधेयक भारतीयों के शिक्षा हेतु उपेक्षित हो गया। सरकार ने विधेयक के विरोध में कई तर्क प्रस्तुत किए और तर्क देते हुए कहा कि अभी तक जनता ने अनिवार्य शिक्षा की मांग नहीं की है। प्रांतीय सरकारें अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य करने के पक्ष में नहीं है। स्थानीय संस्थाएं शिक्षा के व्यय का भार उठाने में असमर्थ हैं और उच्च वर्ग के भारतीय भी इस शिक्षा के विरुद्ध हैं। गोखले ने इन तर्कों के अकाट्य उत्तर दिए, लेकिन विधेयक को पास कराने में उन्हें सफलता नहीं मिली। वे निराश हुए। यद्यपि उनका विधेयक अस्वीकार हो गया, लेकिन इस अवसर पर उनके द्वारा कहे गए ये शब्द सदैव स्मरणीय रहेंगे। मैं जानता हूँ कि दिन समाप्त होने से पूर्व मेरा जो विधेयक है उसे ठुकरा दिया जाएगा, पर मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। मैं इससे हताश भी नहीं होऊंगा। मैंने सदैव यह अनुभव किया है और कहा भी है कि हम जो भारत की वर्तमान पीढ़ी से संबंध रखते हैं, अपने देश की सेवा केवल अपनी सफलताओं से करने की कोशिश करते हैं। वे स्त्री पुरुष जिन्हें सफल होकर अपने देश की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, बाद में ही आएंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाले ये गोखले के शब्द थे और ये सारे शब्द कालांतर में अक्षरशः सत्य साबित हुए। तो गोपाल कृष्ण गोखले का विधेयक जो है वह
भारत में किस प्रकार प्रभावी रहा, आइए इस पर हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि गोखले महोदय का जो विधेयक था वह तो अस्वीकृत हो गया, लेकिन उसका प्रभाव सरकार और सत्ता दोनों के ऊपर अधिक पड़ा। अब सरकार ने अनुभव कर लिया कि देश में प्राथमिक शिक्षा की और अधिक अवहेलना नहीं की जा सकती। यद्यपि सरकार ने अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को नहीं माना, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए उसने सक्रिय कदम उठाने शुरू कर दिए। इसी के परिणाम स्वरूप सरकार ने 1913 में अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तन करके बहुत से नए प्रस्ताव रखे और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिशील कदम उठाए। गोखले के प्रयासों से प्रेरणा लेकर 1918 में विट्ठल भाई पटेल ने मुंबई की प्रांतीय धारा सभा में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया। यह विधेयक जो था वह 1918 में पारित हो गया और 1919 में पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा व बंगाल में, 1920 में मध्य प्रांत व मद्रास में भी अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित हुए। इस प्रकार इन 10 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण प्रगति हुई, उसका श्रेय गोखले के विधेयक को दिया जा सकता है। यानी गोखले का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ, लेकिन भारतीय शिक्षा पर अंग्रेजों के समक्ष गहरी छाप छोड़कर गया और उसका प्रभाव यह हुआ कि कई महत्वपूर्ण सुधार शिक्षा में हुए और इस प्रकार इन 10 वर्षों में शिक्षा की कई महत्वपूर्ण प्रगतियां हुई शिक्षा से संबंधित। और गोखले के विधेयक का प्रभाव जो है भारतीय जनता पर भी जबरदस्त पड़ा, भारतीय भी जागरूक हो गए और यह बाल कृष्ण गोखले महोदय का जो यह विधेयक था, जिसको भारतीय जनता समझ गए और अब भारतीय यह अनुभव करने लगे कि देश और उन्नति के विकास के लिए देश में व्याप्त अज्ञानता और निरक्षरता को दूर करना सबसे आवश्यक बिंदु है। इसके लिए जहाँ व्यक्तिगत प्रयासों से अनेक विद्यालय खोले गए, वहाँ इस क्षेत्र में तीव्र गति से कदम उठाने के लिए सरकार पर भी दबाव डाला जाने लगा। यूँ हम कह सकते हैं कि गोखले का प्रस्ताव, गोखले का शिक्षा से संबंधित विधेयक 1911 निरर्थक नहीं हुआ। इसने भारतीय जनमानस पर अपने उत्थान एवं विकास के लिए शिक्षा अहम तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है, इस बात को समझने के लिए बाध्य कर दिया, जिसके फलस्वरूप कई निजी विद्यालयों की स्थापना हुई और इस क्षेत्र में विकास की बात सिर्फ गोखले महोदय करते थे, पर ये शिक्षा से संबंधित विकास की बात, भारत में व्याप्त अज्ञानता और निरक्षरता के उन्मूलन की बात अब ये भारतीय जनता की बात हो गई और सरकार पर इस ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए, इस क्षेत्र में पर्याप्त विकास करने के लिए बार बार दबाव डाला जाने लगा और इस बार बार दबाव डालने के उपरांत अंग्रेज सरकार को भारतीयों के प्राथमिक शिक्षा के लिए
अपने कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़े और इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में भारतीय जनता ने उन्हें बाध्य कर दिया, क्योंकि भारतीय समझ गए थे कि जब तक जनसाधारण शिक्षित नहीं होता है तब तक भारत से अज्ञानता एवं निरक्षरता का उन्मूलन नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।